इग्नोर करती रहती हैं। चलो आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। मुझे उसकी बॉडी को जानना है और फिर उसके बाद में उसके माइंड को जानना है। होम्योपैथिक होती है माइंड एंड बॉडी बैलेंस करना। जब भी मेरे पास पेशेंट आएगा ना तो उनको पूछूंगी आपको पीरियड की डेट क्या है, तो वो आपके साथ कोई ना कोई तो उनका आया होता है, उसकी डॉटर आई या उसका, अरे मेरी किस दिन पीरियड आया, होली की तारीख तुम्हें याद है ना, वो उस तारीख को आए थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एक्सरसाइज ले लीजिए। कोई भी लेडी को हम बोलेंगे ना एक्सरसाइज तो वो करने से भागती हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू एक्सरसाइज। कि बहुत धीमे असर करती है और सिम्टम्स को बहुत बूस्ट कर देती है स्टार्ट में, ये मैंने इसके बारे में मिथ सुने हैं। और आपने क्या क्या सुना है? अभी क्लैरिफाई करती हूँ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसे भारत की हर 5वीं महिला प्रभावित है, लेकिन जिसके बारे में खुलकर बात अभी भी नहीं होती। पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, इरेगुलर पीरियड, वेट गेन, मूड स्विंग और फर्टिलिटी के इश्यूज ये सिर्फ लक्षण नहीं है बल्कि हार्मोनल इम्बैलेंस के संकेत भी हैं, जो महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों पर असर डालती है। इन गंभीर विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर इला कथूरिया, जिन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन के माध्यम से इन समस्याओं के उपचार का 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी अनेक महिलाओं का सफल उपचार किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में मुझे बुलाने का, और दर्शक उनका भी बहुत बहुत स्वागत जो मुझे सुन रहे हैं। इस चैनल के थ्रू और इस माध्यम के थ्रू मैं सारे पेशेंट्स को या दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि आपको अपनी माइंड और बॉडी को समझने की बहुत ज़रूरत है। उनको समझेंगी तभी आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। हेल्दी होना आपका एक राइट है। आपका मैम 30 साल का एक्सपीरियंस है। कितना कॉमन देखती हैं आप महिलाएं जो आती हैं आपके पास इन सिम्टम्स के साथ, और किस तरह के सिम्टम होते हैं, किस तरह का कन्फ्यूज़न होता है? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। बेसिकली बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं वो सिम्टम तो जानती हैं, ठीक है, जैसे पीरियड नहीं आ रहे हैं तो पेन हो रही है, सिर दुख रहा है, ये कॉमन से सिम्टम सारी लेडीज़ को होते रहे, कमर दुख रही है, तो उनका बेसिक रीज़न होता है इग्नोर करती रहती हैं। चलो आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। उससे क्या होता है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो डे बाय डे बढ़नी शुरू हो जाती है। वो बेसिकली हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी औरतें हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस की प्रेजेंस ही नहीं रखती हैं। वो कहती हैं नहीं, पहले फैमिली है, बच्चे हैं, घर है, सब है, अरे मेरे पास जब टाइम होगा मैं कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस टाइप से फिर उनकी डिजीज़ेस बढ़ती रहती हैं। अच्छा, मैंने शुरुआत में जिक्र किया एंडोमेट्रियोसिस का। ये क्या बीमारी है? इसको टर्म तो ये बहुत मेडिकल टर्म है, इसको अगर आप समझाएं तभी इसके सिम्टम के प्रति लोग अवेयर रह पाएंगे और उसके बाद ही डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। ये क्या इसके सिम्टम्स हैं, कैसे ये डायग्नोज होती है और क्या ट्रीटमेंट है? एंडोमेट्रियोसिस, इसको मैं जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं इसको हमेशा कहती हूँ ये पेन एंड पेन एंड पेन, पेनफुल चीज़ है। और एंडोमेट्रियोसिस को मैं अब एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एंडोमेट्रियोसिस एक क्रॉनिक पेनफुल कंडीशन है बॉडी की। आपके यूट्रस बच्चेदानी इतना आ गया, बिल्कुल, तो उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, दैट इज एंडोमेट्रियल लाइन, राइट। वो जो है वो बच्चेदानी से आपकी यूट्रस से बाहर ग्रो करने लग जाती है। दैट्स एंडोमेट्रियोसिस। जो लाइनिंग एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो आपकी बाहर ग्रो करने लग जाती है। तो इसको और दूसरे तरीके से और सिंपल वे में मैं समझा सकती हूँ। इसको हम रेट्रोग्रेड पीरियड भी कहते हैं। रेट्रोग्रेड मीन्स आपके उल्टी दिशा में पीरियड जाने शुरू हो जाते हैं। मीन्स जो हर महीने जो लेडी को वजाइनल आपके बाहर आते हैं वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। पीछे का मतलब आपके किसी और जगह जाने का मतलब हुआ ना। तो वो आपकी सिलेक्टिव कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ओवरीज होगी, फ्लोपियन ट्यूब्स होगी, रेक्टोवजाइनल एरिया हो गया, पेल्विक एरिया में चले जाते हैं। तो यहाँ चले गए। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। जब केसेस आएंगे तो उनकी एंडोमेट्रियोसिस को 4 फेजेस में देखा जाता है। सबसे पहले जो फेज होता है जिसको हम कहते हैं मिनिमल, फिर आ जाता है माइल्ड, फिर तीसरा आ जाता है मॉडरेट, फिर हो जाता है सीवियर। ये 4 उसके एंडोमेट्रियोसिस के फेजेस होते हैं। अच्छा। तो ये जो चारों फेजेस होते हैं डिपेंड करते हैं आपकी डीप इन्फिल्ट्रेशन, मतलब वो कहाँ कितना डीप आपके अंदर गया और जिससे ये प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट होती है। सिम्टम्स में क्या सिर्फ पेन है या कुछ बुखार होना नहीं, ऐसा भी है? ऐसा नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के मैं आपको
स्टेप वाइज सिम्टम समझाती हूँ। ये इसमें सिर्फ पेन तो एक इसका कॉमन सिम्टम है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या होगा कि इसके जो पीरियड की जो होते हैं बहुत लंबे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, 10 अक्टूबर को शुरू हुए फॉर एग्जाम्पल, तो वो जाके 10 से नॉर्मल तो 5 या 6 15 16 अक्टूबर को ख़त्म नहीं, ये 25-30 अक्टूबर तक जाते ही रहते हैं। मतलब पेनफुल पीरियड फॉर लॉन्गर पीरियड, राइट। और उसमें पेन होना एक बहुत बड़ा इशू होता है। दूसरा, इसके अंदर जब पेन होती है तो क्योंकि ये फैलता होता है, कौन सी स्टेज वाला है आपकी जो मैंने आपको बताई हैं, तो उसके साथ आपका अगर ये नीचे रेक्टोवेजाइनल एरिया में गया तो इसका मतलब है उसको यूरिन जाने में प्रॉब्लम। पेशेंट जो है वो यूरिन नहीं जा सकता, पॉटी नहीं कर सकता, इतना बड़ा। उससे क्या होता है कि आपकी इरिटेबिलिटी शुरू हो गई, आप अपने नेचुरली पेन में रहोगे तो आपका मूड स्विंग शुरू हो जाएंगे। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोशल लाइफ, जो हर औरत को सोशल लाइफ पसंद है। मीन्स आज मुझे बर्थडे पार्टी किसी फ्रेंड में, आई कांट गो बिकॉज मेरी पेन हो रही है। ऑफिस में बहुत मीटिंग है अच्छी अर्जेंट है तो मुझे पेन हो रही है। तो ये सारे स्टिग्मा उसके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये इसके वजह से आपके इंटरनल एक स्वेलिंग उस एरिया में होगी, स्कार टिश्यू क्रिएट होंगे, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन उनमें आती है। और कितना कॉमन देखती हैं आप ओपीडी करती हैं तो इसको? देखिए, ऐसा देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये 1 या 2 लेडीज़ को होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मैं 10 का स्केल रखूं, एटलीस्ट 4 या 5 को नज़र आनी शुरू हो गई है। इतना ज़्यादा ये बढ़ गया है। और औरतें की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये इसको बिल्कुल भी इग्नोर करती, जब तक हम एक्सट्रीम ना पहुंच जाएं, हम कभी नेगेटिव स्टेज में ना चले जाएं, तब वो हमारे पास आते हैं। आप कह रही हैं इग्नोर करते हैं, और एक और आजकल चलता है कि गूगल करके सेल्फ मेडिकेशन भी लोग ओवर द काउंटर लेते हैं, और पेन होने पर सीधा पेन किलर लेते हैं। क्या इसका और ऑप्शन है आपके हिसाब से, आप जब जो ट्रीटमेंट करती हैं तो? ये सबसे बड़ी नेगेटिव है। हमने पेन हुई, पेन किलर खाया, दबा लिया और हमारा काम चलता रहा। तो मैंने सबसे पहले बोला कि मैंने अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंस मेरी तो हुई नहीं ना, मैं तो इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पेन है, कोई बात नहीं, पेन किलर खाया चल गए। तो इम्पोर्टेंस किसकी हुई? जो हमारा जो काम है, जिसकी बाकी लोगों की। ये इससे क्या होगी कि आपकी जो स्टेजेस हैं, मैंने एंडोमेट्रियोसिस की आपको स्टेजेस बताई, वो आप 3rd और 4th स्टेज तक पहुंच जाएंगे। तो वो 3rd और 4th स्टेज मीन्स अब 24 घंटे आपकी लाइफ मिजरेबल बनाएंगी, मेंटल स्ट्रेस में जाएंगी। तो ये सबसे ज़्यादा गलत है। जैसे भी सिम्टम आते हैं तो इग्नोर करने की बजाय डेफिनेटली डॉक्टर के पास जरूर जाएं। तो अभी जैसे पीरियड्स में या ऐसे कुछ क्रैम्प्स होते हैं या पेन होते हैं, तो बहुत एनकरेज भी किया जाता है पेन किलर को। आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या रहता है होली पिल्स का? इसको होली पिल्स के अंदर अगर मैं एंडोमेट्रियोसिस को होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें तो मैं आपको होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। तो होम्योपैथी के बारे में लोगों को है भी बहुत मिथ्स। पहले हम मिथ में थोड़े से क्लियर करती हूँ, कवर करती हूँ। पहला मिथ, होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो आपके सिम्टम इसी पे दवाई दे दो ना, पहला क्वेश्चन होता है। तो मुझे उसकी बॉडी को जानना है और फिर उसके बाद में उसके माइंड को जानना है। होम्योपैथी होती है माइंड एंड बॉडी बैलेंस करना। मैंने जो सुना है वो बता देता हूँ कि बहुत धीमे असर करती है और सिम्टम्स को बहुत बूस्ट कर देती है स्टार्ट में। ये मैंने इसके बारे में मिथ सुने हैं। और आपने क्या क्या सुना है? अब ये क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले तक ये बहुत ही गलत मिथ्स हैं कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो काम करती है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है केस टू केस, आपने कौन सा केस देख रहे हो, डिपेंड करेगा उस केस पे। और दूसरा, जो ये प्रॉब्लम को पहले बढ़ाएगी, ऐसा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे अस्थमेटिक केस मेरे पास आएगा, जब ब्रोंकियल केस आता है तो मैं उसको बढ़ा दूंगी तो बेचारे की क्या हालत होगी, वो उसी समय 2 या 3 घंटे में कवर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपकी जो वापस मैं आपके पास एंडोमेट्रियोसिस में चली जाती हूँ, जो आपके मिथ्स के अंदर ही वो चीज़ आती है कि हमें वो कहते हैं, पेशेंट पहले पूछते हैं, हम लिख कर देते हैं कि हमें इसके अंदर हमारे टेस्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है, होम्योपैथी डॉक्टरों को टेस्ट की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी सारे बाकी सिस्टम में होती है। मुझे हर पेशेंट के हार्मोन एनालिसिस चाहिए होते हैं, मैं स्पेशली लिख कर देती हूँ हार्मोन एनालिसिस, ड्यूरिंग पीरियड कराती हूँ। FSH, LH, एस्ट्राडोल, प्रोजेस्टेरोन, ये प्रोलैक्टिन, ये सारे हार्मोन मुझे उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने मुझे बाकी सिस्टम को चाहिए होते हैं। फिर दूसरा, मुझे उसका
अल्ट्रासाउंड भी चाहिए होता है एंडोमेट्रियोसिस, और सबसे ज़्यादा क्लैरिफिकेशन करना कि वो किस स्टेज में है, तो मुझे उसके लिए MRI भी लिख कर देते हैं ताकि मुझे पता चले वो फर्स्ट स्टेज का है, क्योंकि जो सेकंड स्टेज है, क्योंकि उसकी इन्फिल्ट्रेशन कितनी डीप गई, कितना उसके एडिशंस हुए, कितने स्कार टिश्यू है, उससे हमें पता चलता है। जब ये पहला स्टेप होता है होम्योपैथी में किसी चीज़ को समझने का, दैट्स आई अंडरस्टैंड द बॉडी नाउ। जो इससे ज़्यादा, ये तो कॉमन चीज़ें होगी, ये तो सारी सिस्टम करते हैं। होम्योपैथी में इम्पोर्टेंस इसके साथ क्या टैग करा जाता है, जो वो टैग करा जाता है कि आपको उसका माइंड समझना, क्योंकि आप स्टिग्मा में गए, सोशल लाइफ खराबी, इरिटेबिलिटी आई, आपके अंदर एक वो आ गया, हेल्पलेसनेस फीलिंग आई कि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, स्ट्रेस बढ़ रहा है उससे, इतना स्ट्रेस बढ़ रहा है। और फिर सबसे बड़ा स्ट्रेस सोशल स्ट्रेस आता है कि अब मेरी शादी होगी तो मैं बेबी नहीं पैदा कर पाऊंगी, ये सारी चीज़ें आ गई ना। अब मुझे जैसे ही जाएंगे तो सारे मुझे एक तरह से लाइन में खड़े हैं, तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे में ये कमी है, तो माइंड इतना नेगेटिव हो गया। तो जब मैं केस लेती हूँ तो मुझे उसका माइंड ये प्रायोरिटी में देना होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी माइंड आएगी कि मैंने उसमें कौन से सिम्टम समझे माइंड के, स्ट्रेस के, नेगेटिविटी, उसके बारे में, क्योंकि सबका असर है इस पे ना। यस आपकी अगर माइंड अगर बैलेंस नहीं है तो बॉडी उस टाइप से बैलेंस नहीं होती। फिर उसके बाद आपके ये सारे अल्ट्रासाउंड, हार्मोन एनालिसिस, फिर मेरी कंप्लीट पिक्चर क्रिएट होगी ना, तो माइंड एंड बॉडी, तभी फिर वो पूरी सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन उसके बेस में आती है। तभी तो एक होम्योपैथी के बारे में बहुत गुड न्यूज़ भी है, ये जड़ से ख़त्म करती है। तो दी मीन्स जड़, आई बैलेंस माइंड एंड बॉडी, मैंने दोनों चीज़ें बैलेंस करी तो वो चीज़ कंप्लीटली कवर होती है, क्योंकि ये मानते हैं कि सब कुछ लिंक है। ये हम बिल्कुल मान कर सिर्फ ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, सब कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं है, वो एक सिम्टम्स हैं, उसके एक पार्ट है, लेकिन कंट्रोल तो आपका माइंड हर चीज़ करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप खुद को भी पता होगा, छोटे यंग एज में जब बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डर के मारे बहुत सारी लड़कियों के पीरियड नहीं आते, ये कॉमन है, ये सबको पता है। तो माइंड ने फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो हुआ ना, तो माइंड ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होगा। कितना टाइम पीरियड है इसके ट्रीटमेंट का? ये मैं किसी को भी क्लियरली नहीं बता, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी, क्योंकि आपका कौन से स्टेज वाले आप किससे चला रहे हो, कौन से स्टेजेस से आप आओगे, और कितना आपका माइंड फ्लक्चुएटेड है। तो ये किसी, अगर आप बहुत पैनिक में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, तो पहले तो आपको रिलीज होना होगा ना, पहले आप मेंटली रिलैक्स होइए, ताकि तो हम किसी चीज़ को सेटल डाउन करेंगे। क्या लाइफस्टाइल भी असर डालती है? किसी का बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, या किसी का बिल्कुल लाइफस्टाइल, कोई बहुत वैसे इतना काम नहीं है, कम काम है, आराम ज़्यादा करता है, तो वो भी फ़र्क पड़ता है इलाज में? नेचुरली आपको अपनी बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिव वर्क भी बुरी हर चीज़ है कि 24 घंटे में अब 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे काम करे, वो भी इम्बैलेंस है। अगर आप सिर्फ 2 घंटे करके बिस्तर पे लेटे, वो भी इम्बैलेंस है। एवरीथिंग शुड बी द बैलेंस। मैम, अगले विषय के बारे में जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है PCOS, जिसके बारे में जानते बहुत लोग हैं लेकिन इसे समझते नहीं हैं। कई बार ये मेडिकल जार्गन की तरह भी लगता है। तो पहले आप इस टर्म को, इस बीमारी को थोड़ा समझा दें कि क्या है PCOS। सबसे पहले इसमें 2 चीज़ें हैं, एक होता है PCOS, एक होता है PCOD। जब पेशेंट मेरे पास आते हैं, जब पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं मेरी डॉटर को PCOS है या PCOD है, राइट। तो पहले तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इसको बताती हूँ। पहले आ गया PCOD, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, राइट। ये हर लेडीज के हर मंथ एक एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो एग जो नेचुरल है, नेचुरल प्रोसेस है। PCOD के अंदर क्या होता है कि आपका जो इमेच्योर एग प्रोड्यूस होता है और ये ओवरी तक ही लिमिटेड होती है, ये PCOD होगा। इसके 2-3 सिम्टम जैसे मैं क्लियर कर देती हूँ, लाइक इरेगुलर पीरियड, हार्मोन इम्बैलेंस, एक्सेसिव हेयर, मतलब फेशियल हेयर आ जाते हैं, और ऑयली हेयर, ऑयली स्किन हो जाती है। ये कॉमन सा एक मोटा मोटा हो गया। अब मैं डिस्कस करती हूँ PCOS, जिसके बारे में सारी दुनिया ज़्यादा बोलती है। PCOS होती है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, राइट। इसके अंदर ये जो है, ये सिर्फ ओवरी तक लिमिटेड नहीं होती, दैट अलॉन्ग विद दिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज हो गया ये पूरा? नहीं, ग्रुप ऑफ डिजीज, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मींस ये बॉडी के कई ऑर्गन को इन्वॉल्व करती है। अच्छा, ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्व करती है। तो इन्वॉल्व के अंदर आपका हो गया वेट गेन, पहला सिम्टम आ गया। तो इन वेट गेन मीन्स आप मोटे हो गए, दैट मीन्स इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी, तो प्री डायबिटिक हो जाते हैं। थायराइड फ्लक्चुएशन आ गई,
हाइपरटेंशन आ गई, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, ये सिम्टम आ गई, इरेगुलर पीरियड और हार्मोन इम्बैलेंस तो आया। और तीसरा जो आपकी इनफर्टिलिटी भी बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम इसमें आ जाता है, इसमें माना जाता है। ये इन दोनों का डिफरेंस आ गया। मैम हम आगे बढ़ें, थोड़ा सिस्ट के बारे में समझाइए। सिस्ट क्या होता है असल में? क्या कोई गांठ होती है या क्या होता है सिस्ट? आम आदमी इसको समझना चाहे अगर। पीसीओएस में मोस्टली आपको जो एक तरह से लेमन लैंग्वेज में उसको बोलेंगे पानी भर जाना, थोड़ा सा पानी से फिल्ड हो जाती है, उसको सिस्ट कहा जाता है। अच्छा, तो ये होता क्यों है? क्या ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है या वेट गेन या इरेगुलर लाइफस्टाइल? क्या कारण है इसके पीसीओएस और पीसीओडी दोनों के? इसमें सबसे बड़ा कारण बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसके सिम्टम्स से क्लियर करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मींस आपके जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इरेगुलर पीरियड आने शुरू हो जाते हैं, किसी को लेट आते हैं, स्कैंटी आते हैं। तीसरा इसमें सिम्टम्स आएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी, राइट। इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी मींस आपकी जो बॉडी है वो वेट गेन करने लग जाती है, तो प्री डायबिटिक हो जाता है। चौथा सिम्टम आ जाता है कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तो वेट गेन, फिर आपका वेट गेन होगा, आपको एक्सरसाइज जितनी मर्जी का रिड्यूस नहीं होता। पांचवा सिम्टम इसके अंदर आ जाता है अब आपकी जब वेट गेन होगा ये और आपकी पीरियड ठीक से नहीं आएंगे तो इरिटेबिलिटी आएगी, मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मूड स्विंग्स बहुत आएंगे, एंग्जाइटी रहेगी, फियर्स रहेंगे कि अब मैं मोटी होगी, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मेरे साथ ये नहीं होगा, सोशल स्टिग्मा भी शुरू हो जाता है। और पीसीओएस में मोस्टली कुछ केसेस के अंदर इनफर्टिलिटी भी हो जाती है क्योंकि आपके हार्मोन ठीक टाइम पर रिलीज ही नहीं होते, तो ये एक बहुत बड़े इनके सिम्टम्स होते हैं। मतलब ये सिर्फ इरेगुलर पीरियड नहीं है? नहीं, इरेगुलर पीरियड नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि प्री डायबिटिक हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तो ये धीमे सिम्टम है ना। अगर इमीडिएट किसी को कुछ सिम्टम आ रहे हैं तो इरेगुलर पीरियड है, तो वो कैसे डॉक्टर के पास पहुँचे, कैसे ही सिम्टम्स मिमिक ना करें? क्योंकि इरेगुलर पीरियड होना भी एक कॉमन माना जाता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, खान पान से जुड़ा स्ट्रेस। तो कैसे ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो करके आपके पास कोई पेशेंट पहुंचना चाहे तो कैसे ध्यान दे सिम्टम्स पे? जैसे इरेगुलर पीरियड आए या आपकी मूड स्विंग्स शुरू हो जाती है, इसको एक मूड स्विंग्स में पीएमएस कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स। पीरियड आने से पहले आपके स्विंग्स आने शुरू हो गए, राइट। आप पीरियड आने से पहले कुछ लड़कियां बहुत रोने लग जाती हैं या कितना गुस्सा करने लग जाती हैं, जैसे ही पीरियड का फ्लो शुरू हुआ दे फील हैप्पी, ठीक है ना। ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो गए ना, तो और आपकी डिस्मेनोरिया शुरू हो गया, पेनफुल पीरियड शुरू हो गए, आपको पेन किलर की भी जरूरत पड़ने लगी, लेट पीरियड आ गए, 2-2 महीने नहीं आए, तो अगर आप घर बैठे रहोगे तो वो प्रॉब्लम वहीं तक तो थोड़ा नहीं आने वाली है। तो हमेशा गाइडेंस लेना में प्रॉब्लम क्या है, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया, व्हाई नॉट वी टेक द गाइडेंस। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। गाइडेंस नहीं लेना एक हिचक भी है, लोग झिझकते हैं डॉक्टर के पास जाने पे। हाँ, तो गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, कोई अगर झिझक रहा है, कोई पेशेंट अगर उसकी फैमिली स्ट्रक्चर ऐसी है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है, तो क्या ऑप्शन है उसके पास? कैसे आप तक कैसे कनेक्ट हो सकता है वो? अरे यही तो मैंने अब इसी का आंसर मैं बहुत मज़ेदार तरीके, इसी की वजह से मैंने अपनी होली पिल ऐप बनाई। अच्छा। ये क्या हुआ कि ऐसा है कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए 35 साल हो गए। तो जब हमने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो लोग होम्योपैथी के बारे में इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं कि होम्योपैथी कैसे स्लो है, जैसे हमने पहले डिस्कस करें। तो धीरे धीरे उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप होना शुरू हुआ, ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हुआ, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी शुरू, तो उनको गाइडेंस मिलनी शुरू होगी। तो धीरे धीरे अब पेशेंट्स क्या है, क्योंकि अब वो बड़े हो गए हैं, अब उनकी मेरे साथ कनेक्टिविटी इतनी सालों की है, तो उनकी हमेशा एक डिमांड रहती थी, वो मुझे अब बहुत सारे गर्ल्स और लेडीज़ हैं, वो किसी ने मुझे दीदी बना लिया है, किसी ने मुझे आंटी बना लिया है। तो उनका कहना है, आंटी आज मैं ऑफिस में बिजी हूँ, अब क्या करूँ, मैं दवाई लेने मैं उनसे कंप्लेंट करती हूँ, दवाई ठीक से टाइम से क्यों नहीं खाते बच्चे, आपको आना चाहिए तभी तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगी। तो उनका हमेशा कंप्लेंट रहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ऑफिस में बॉस ने छुट्टी नहीं दी, लेडीज़ होएगी, दीदी आज ना घर पे इतना काम था मैं नहीं आ पाई। ये एक्सक्यूजेस हमेशा मिलेंगे आपको, क्योंकि उन प्रायोरिटी ऑफ लेडीज़ नहीं दी है। मुश्किल भी है महिलाओं का जीवन, ये बहुत मुश्किल है उन लेडीज़ के लिए, मैं उनकी प्रायोरिटी को अंडरस्टैंड भी करती हूँ। तो तभी मुझे उन्होंने बोला कुछ तो आपका अगर हमारी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व करती, इसका सोल्यूशन भी तो ढूंढो, बीच का रास्ता तो निकालना। तो फिर मैंने ये होली पिल ऐप डेवलप करी। इसका मतलब होता है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फ़ोन लेना, ये वाली जो ऐप है आपकी एप्पल पे भी है,
और एंड्रॉयड पे भी है। तो अच्छा। सिर्फ आपने पॉकेट से निकालो, पर्स से निकालो, सिर्फ डाउनलोड करो। क्या क्या सुविधाएं हैं इस ऐप पे? ऐप पे पहले मैं आपको इसका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बताया ताकि आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको ऐप को लीजिए, फोन लिया, दूसरा सिस्टम, उसका दूसरा पॉइंट का रजिस्टर करा लिए। तीसरा, अभी मैं आपको इसके ट्रैकर्स हैं वो आप ट्रैक करेंगे। पीरियड ट्रैकर्स हैं अभी, तो ट्रैकर्स हैं। मैं इसके बाद आपको ट्रैकर्स भी एक्सप्लेन करूंगी, होली पिल्स, ताकि सबको समझ में आए कि ट्रैकर्स क्या है। मेरे होली पिल ऐप के ट्रैकर्स बाकी सारे किस्में कैसे डिफरेंट है, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐप के साथ आपने कैसे डील करना। पहले आपने सिर्फ निकाला फ़ोन, फिर दूसरा आपने उसको रजिस्टर कराया, तीसरा आपने अपने ट्रैक करे पीरियड्स और सिस्टम ट्रैक करा, चौथा आपकी कंसल्टेशन स्टार्ट है, मींस वीडियो कंसल्टेशन। 5 जब आपकी वीडियो कंसल्ट मेरे साथ होगी, जैसे मैं अपने सारे पेशेंट्स को टाइम देती हूँ, वैसे ही मैं वीडियो कंसल्टेशन में उन पेशेंट को भी उतना ही टाइम देती हूँ, 30 मिनट्स 20 मिनट जितना उनको चाहिए, पूरा कंप्लीट टाइम, क्योंकि मुझे हर पेशेंट का माइंड एंड बॉडी बैलेंस करना, मींस उनकी पूरी तकलीफ़ें, इमोशन को समझना है, तभी मैं उनको अंडरस्टैंड कर पाऊंगी, सिर्फ बॉडी नहीं समझना। फिर 5वां सिर्फ क्या है, फिर तो सिर्फ सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन हुआ एंड वो हमारा कोरियर से उनके घर पहुंच जाएगा, सो सिंपल। तो आपको किसी ये सिर्फ ये करना है। तो आपको जब भी ऑफिस में जैसे आपको 5 मिनट 10 मिनट मिलते हैं तो कैबिन में जाइए, उससे मेरे से बात करिए, दैट्स इट। घर में अगर बहुत बिजी हैं तो आपके पास कोई ना कोई तो 5-10 मिनट 15 मिनट तो होती हैं, रूम में जाइए, कंसल्ट करिए, सो सिंपल। तो मैंने ये सोल्यूशन उन्हीं की वजह से बनाया। तो ये सारे सिम्टम्स डिजीज़ के जुड़े हुए हैं पीरियड से, और पीरियड को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, और उसका ट्रैकर आपके ऐप में मौजूद है। ट्रैकर के बारे में आप और कुछ बता रही थी। हाँ, अब मैं होली पिल्स के ऐप के जो ट्रैकर्स हैं मैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला उसमें ट्रैकर मिलेगा PCOS का। उसके अंदर सिर्फ आम ट्रैकर की तरह नहीं है सिर्फ पीरियड डेट्स नोट करनी, उसके अंदर पीरियड डेट नोट करनी है, जैसे आपके 10 जनवरी को आए और 15 जनवरी को ख़त्म हो गई, एक हो गया। फिर उसके अंदर एक और खूबसूरत है, डिसमेनोरिया, पेनफुल पीरियड कितने हैं, कि इस महीने आपके पीरियड कैसे पेन कैसे रही, ज़्यादा रही, कम रही, ये आ गया। तीसरी चीज़ उसके अंदर मूड स्विंग्स, आप इस बार कितना गुस्सा करा, कितना रोए, इम्पॉर्टेंट हो गया ना। फिर आपके पीरियड कैसे रहे, स्कैंटी हैं, फ्लो कैसा है, ये आपका PCOS में ये छोटी छोटी चीज़ें उसमें आप दर्ज कर सकते हैं, पूरा दर्ज करेंगे, तभी तो आप अपनी बॉडी के चीज़ों को जानोगे ना। मेरा शुरू से ही आप क्लिनिक आपने इस सिस्टम में सब बताने का ये है कि आप हर लेडी को पूरा हक है अपनी बॉडी को जानना। तो जानेंगी तब मेरी बॉडी में हो क्या रहा है, तभी तो आप अवेयर होएंगी, तो अवेयर होएंगी तो मुझे सिम्टम बताएंगी, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। ये तो PCOS का ट्रैकर होगा। दूसरा ट्रैकर आ गया आपका, एक तो PCOS हो गया, अब आ गया आपका ट्रैकर एंडोमेट्रियोसिस का। एंडोमेट्रियोसिस में क्योंकि पीरियड की लेंथ बहुत लंबी होती है, जैसे आपका शुरू हुआ 12 जनवरी को, ख़त्म हुआ 25 जनवरी का, पूरा ट्रैक होगा। फिर ब्लड कैसा आया, क्योंकि इसमें बहुत हैवी फ्लो होता है, तो किस टाइप का ब्लड है, इस बार ज़्यादा आया, कम हुआ। तीसरा आपका आ गया है कि उसमें पेन की बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पेनफुल पीरियड्स होते हैं, बहुत पेन होता है, उसकी वैरायटी कैसी है, इसमें हमने कितनी चीखें मारी लिटरली लेडीज चीखें ही मारती हैं। चौथा उसके अंदर फिर मूड स्विंग्स आएंगे, ये पूरा कंप्लीट एंडोमेट्रियोसिस हो गया। अब आ गया तीसरा मीनोपॉज। मीनोपॉज के अंदर आपके जो ट्रैकर्स आएंगे वो होंगे आपके फ्लशेस ऑफ हीट्स होते हैं। फ्लशेस ऑफ हीट तो इतने होते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि लेडीज़ कमरे में AC भी चल रहा कहेंगी तो इतनी गर्मी है कि मैं AC में ही घुस जाऊँ, मीन्स उनकी फ्लशेस ऑफ इतने एक्सट्रीम में होते हैं। तो उनको वो किस टाइप के, उस दिन में 4 बार आए, 5 बार आए, वो ट्रैक होंगे। फिर तीसरा उसमें आएंगे मूड स्विंग्स कैसे हैं, उनके मूड स्विंग कैसे हैं, क्या वो इस बार मीनोपॉज में मोस्टली मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इरिटेबिलिटी, रोना, ये सब बहुत होता है, वो ट्रैक होंगे। फिर उसके अंदर वो आएगी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है, तो उसके बारे में आएगा। ये कंप्लीट मीनोपॉज, मतलब बारीक से बारीक बातें आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, ट्रैक करेंगे तभी आप जानोगे। अब आ गया लास्ट वाला, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में ऑलमोस्ट बहुत कम लोगों को पता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जब इट्स व्हेन द लेडी गिव्स द बर्थ टू द चाइल्ड, उसके बाद जो बच्चे को पैदा करने के बाद जो उसकी माइंड में डिप्रेशन आता है ना, वो है जो हर लेडी को पता होना चाहिए कि जब आप बेबी का बर्थ देती हो उसके बाद भी आपके एक फेज़ आता है,
वो भी एक नेगेटिव फेज नहीं, एक फेज होता है। तुरंत होता है, कुछ महीने बाद होता है? नहीं, वो तुरंत ही होता है। ऑलमोस्ट वो रहता है 3 वीक से लेकर 2 मंथ्स या 1 ईयर, डिपेंड करेगा आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने किस फेज से निकाली, खुशी निकाली, तकलीफ से निकाली, कैसे हैंडल कर रहे हैं, हैंडल कैसे करा, उसमें आता है। उसके अंदर आपकी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तो वो आपको ट्रैकर में मिलेंगे डेफिनेटली। और उसके बाद आपकी उसमें स्ट्रेंथ बहुत जाती है। कई बार इतनी स्ट्रेंथ नीचे जाती है कि आप बिस्तर से नहीं उठना चाहते, किस दिन आप बहुत ओवर एक्टिव। तो आपके सारे ट्रैकर्स आपकी बॉडी को पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे और आप अवेयर हो पाएंगे। मैं उन घरेलू महिलाओं के पक्ष से पूछना चाह रहा हूँ कि जो ऐप यूज़ करना सीख चुकी हैं, स्मार्टफोन यूज़ करना, लेकिन अभी भी मैनुअली वो कैलेंडर का सहारा लेती हैं पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए, क्या उनके लिए भी यूज़र फ्रेंडली है ये पूरी तरह बिल्कुल से? है। ये बहुत गंदा तरीका है ये। क्या इसको मैं बहुत हंस पड़ती हूँ इस पर। जब भी मेरे पास पेशेंट आएगा ना, तो उनको पूछूंगी आपको पीरियड की डेट क्या है, तो वो आपके साथ कोई ना कोई तो उनका आया होता है, उसकी डॉटर आई या उसका, अरे मेरी किस दिन पीरियड आया था, होली की तारीख तुम्हें याद है ना, उस तारीख को आए थे। ये उनका जोक होता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर मुझे उसकी पीरियड की डेट्स नहीं पता चलेंगी तो मैं नेक्स्ट मंथ फिर डेट पूछूंगी। तो डेट पूछूंगी तो मेरा एक ग्राफ बनेगा कि ना कि आपकी बॉडी ने कैसा बिहेव किया, मेडिसिन खाने के बाद कैसा बिहेव करा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए ट्रैकर एंड ट्रैक योरसेल्फ। और ट्रैक करने से ही सारी समस्याओं का हल है। आपको पता चलेगा ना, आपको जब आपकी बॉडी को पूरा पता चलेगा, देन आई हेल्प यू। क्या कोई ट्रैकर का मैम सब्सक्रिप्शन का मॉडल वगैरह भी है या फ्री है ये? बिल्कुल फ्री है। अच्छा, ट्रैकर फ्री है। अच्छा, सभी के लिए फ्री है? सबके लिए फ्री है। ये सबसे ज़्यादा अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि ये ऐप को डेवलप करने का मतलब ही था कि किसी से हमें परमिशन ना मिले ताकि आप पहले अपने आप को जान पाओगे। तो ये ट्रैकर फ्री होने से वो हर लेडी वो जान पाएगी। और आई फील हैप्पी कि हर लेडी अपने आप को जाने। और अगर कोई यूज़ नहीं कर पा रहा है ऐप को, ट्रैकर को उतने अच्छे से, और आपको कॉल से कंसल्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट, तो वो कैसे, क्या प्रोसेस है उसका? वो भी ऐसे ही कर सकता है आराम से। फिर वो फ़ोन आएगा, फ़ोन से क्या उतनी इजीली हिस्ट्री? हाँ। आप वैसे फ़ोन पे भी आप लोग कंसल्ट करते हैं या वीडियो कॉल पे? हाँ बिल्कुल। उसमें क्या होगा वैसे जब फ़ोन पे वो कंसल्टेशन आराम से हो जाती है, उसका सिस्टम ये होगा कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेगा। फिर जो भी अपॉइंटमेंट होगी मेरे साथ फिक्स होएगी, तो फिर उसके साथ वीडियो कंसल्टेशन वापस फिर हो जाएगी। ओवरऑल फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि लोग पड़ोसी से नुस्खे पूछ के, गूगल करके लोग अपनाने लगते हैं, और क्या मिथ आप पीसीओएस और पीसीओडी और पीरियड के इरेगुलर होने के क्या क्या सुनते हैं आप? क्या क्या देखते हैं जिससे कंडीशन और ख़राब हो जाती है? बेसिकली कोई क्या अगर आप पेशेंट का एक्सपीरियंस बताना चाहें तो? ये इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी उस लेडी के पास जाते हो, वो आप किसी अपने नेबर के पास गए, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम बताएगी। दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। रियल नहीं होगी वो, उसकी प्रॉब्लम उस लेडी की ए की प्रॉब्लम है, बी की प्रॉब्लम सपोज करो एक पीसीओएस से डील कर रही है, एक एंडोमेट्रियोसिस से डील कर रही है। वो कहेंगे मुझे भी इरेगुलर पीरियड है, वो कहेंगे मुझे भी इरेगुलर पीरियड है, मेरे भी टेस्ट में हार्मोन इम्बैलेंस आया, मेरे टेस्ट में भी हार्मोन इम्बैलेंस आया। तो दोनों कहेंगे हाँ लगता हम दोनों की एक जैसी बीमारी है। तो अरे उसमें ना मेरी एक और सहेली सी, तीसरी वाली, सी वाला ले लो आप तीसरा नंबर, उसने ना इसके लिए ये वाली ना ऐसे करके कोई जूस कुछ भी ऐसा कुछ पिया। उससे उसको जैसे थायराइड का एक बहुत बड़ा है, सुबह हम धनिया वाला पानी पीते तो उसमें फ़र्क पड़ जाता है। तो लक्षण साझा होते हैं तो इलाज भी लोग साझा लोग शेयर करने शुरू कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि अब आप तीनों जो दोनों लेडी पीसीओएस है और जो एंडोमेट्रियोसिस है, दोनों के सिम्टम आपको अपरेंटली सेम नज़र आ रहे हैं। जब तक वो डायग्नोस कराने जब जाती है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम में डेवलप हो जाता है। तो ये सबसे गलत राय है कि जब भी हो तो गाइडेंस लेना वो बहुत ज़रूरी है। ये हम एक दूसरे से नहीं, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम वो आपकी है तो आपको उसको जानोगे। तो ये ट्रैकर का मतलब ही है, गाइडेंस का मतलब ही ये है कि आप अपने आप को जानो। तो जैसे ही आप ट्रैक करने लगोगे आपको पता चलेगा कि किसी भी आपके नेचुरली आपके सारे ट्रैकर जो है, होलीबिल ऐप आपकी फ्री है। जैसे आप ट्रैक करेंगे तो किसी से पूछने की भी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, आप इमीडिएटली आप अपनी बॉडी को जान लेंगे।
सच ठीक तरीके से जानेंगे तो आपके एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे ना। तो ये ऐप का ये फ़ायदा हर लेडी को होने वाला है। आपने बताया कि ट्रीटमेंट आप तभी प्लान करते हैं जब आपके पास सिम्टम्स, पीरियड के ट्रैकर और सारे लाइफस्टाइल के आपके पास जो हिस्ट्री है वो आपके पास रहे। इसमें एक आप चीज़ भूल गए हैं, माइंड, वो सबसे इम्पोर्टेंट तो है। जब ट्रीटमेंट प्लान करते हैं तो क्या दवा के साथ साथ आप लाइफस्टाइल चेंज करने की भी सलाह देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कितना देंगे। महत्वपूर्ण है ये लाइफस्टाइल बहुत चेंज? ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंज करना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक्सरसाइज ले लीजिए। कोई भी लेडी को हम बोलेंगे ना एक्सरसाइज, तो वो करने से भागती हैं, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू एक्सरसाइज। ज़रूरी भी है कि वो घर में इतना काम रहता है कई महिलाओं को कि वो समय नहीं मिल पाता, थक भी जाती हैं, ऐसा भी है। डेफिनेटली थक जाती हैं लेकिन अपने लिए आधा घंटा तो निकालना पड़ेगा। एक मीनोपॉज का ले लीजिए। मीनोपॉज जब होता है, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, उसके अंदर बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती है तो लेडीज़ को लगता है कि अब ना जितना रेस्ट हो जाए, एक तो दिमाग में उनके आ जाता है कि ओल्ड एज प्रॉब्लम है। ये सबसे गलत मिथ है। प्रोटेक्टिव हार्मोन भी नहीं रहते हैं फिर आपके, क्योंकि आपका एस्ट्रोजन हार्मोन ख़त्म हो रहा होता है। सबसे ज़्यादा उसमें आपकी जो बॉडी होती है, मसल्स जो लॉस होना शुरू हो जाता है। और लेडीज़ को मोस्टली मीनोपॉज वाली लेडीज़ को ये पता ही नहीं होता है, दे नीड मोर प्रोटीन। मुझे हर लेडी को बताना पड़ता है कि कार्बोहाइड्रेट्स कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ, तुम्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। उनके लिए योगा और वॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा उसमें वेट लिफ्टिंग की ज़रूरत है, जो औरतें करती नहीं हैं। एटलीस्ट 2 किलो तो उठाओ। मैं ही 8 किलो उठा लेती हूँ अब तो। अच्छा तो हर एज ग्रुप की महिलाओं के लिए अलग अलग एक्सरसाइज है, अलग उनके लक्षण है। हाँ, और उनका इलाज भी अलग है। नेचुरली PCOS वाला जो आएगा उसको कार्डियो ज़्यादा चाहिए विद द वेट ट्रेनिंग, अलग आ गया। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाला जो आएगा उसके लिए हम एकदम नहीं करेंगे ये सब करो, उसको सबसे ज़्यादा मेडिटेशन और योगा और मसाज के साथ रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अब तीनों में अलग हो गया ना, तो ये गाइडेंस आपको जब आप कंसल्ट करोगे प्रॉपर गाइडेंस तो अभी मैं तभी दे पाऊंगी ना। तो मन में कोई संशय है तो होली पिल्स ऐप डाउनलोड करिए और सारे सवालों के जवाब सबसे ज़्यादा बार मैं कहना शुरू कर दे कि फ्री है ताकि आपको हेजिटेशन ना हो कि कभी भी आपको इसके लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। शुक्रिया मैम आने के लिए। थैंक यू। इन आम लेकिन ज़रूरी सवालों को एड्रेस करने के लिए। PCOS और एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज करना सही नहीं है। सही समय पर सही सलाह और उपचार बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है आज की बातचीत हमारे दर्शकों और श्रोताओं को अपने लक्षण समझने और सही कदम उठाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए एक्सपर्ट के साथ। शुक्रिया।